वांचू पूछने लगा, आपके ख्याल में ये बंगाली केमिस्ट सानियाल कैसा आदमी है? उस पर एतबार किया जा सकता है? वो गर्दन हिलाकर बोला, मैं समझता हूँ कि आदमी तो वो काम का है। अनार्किस्ट पार्टी में कई साल तक रह चुका है। इन्हीं दिनों पुलिस ने एक बार गिरफ्तार कर लिया था। बहुत बुरी तरह उसको टॉर्चर किया था, मगर उसने जरा सा भी सुराग न दिया। तुम उस पर एतबार कर सकते हो। फिर वांचू ने चपरासी को आवाज दी और उसको सानियाल को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद भद्दे चेहरे वाला केमिस्ट दफ्तर के अंदर आ गया। वांचू ने खामोशी के साथ उसका गहरी नजरों से जायजा लिया और फिर पूछने लगा, मिस्टर सानियाल, नवंबर के महीने में आप कंपनी के काम से बंबई गए थे और जहां तक मुझे याद पड़ता है वहां आपने गवर्नमेंट लेबोरेटरी से भी कुछ मशवरा किया था। वहां कोई आपका जानने वाला तो नहीं है? भद्दे चेहरे वाला सानियाल जरा देर तक गौर करने के बाद बोला, जी हाँ, मेरी वाइफ के एक रिश्तेदार उसमें काम कर रहे हैं, जिनके फ्लैट में 2 रोज तक ठहरा भी था। और वांचू का घबराया हुआ चेहरा यकबार की जैसे दमक उठा। वो चुटकी बजाकर बोला, बस तो फिर सब ठीक है। देखिए, आज रात की गाड़ी से आप दिल्ली चले जाएं और वहां से हवाई जहाज के जरिए बंबई पहुंच जाइए। आपको गवर्नमेंट लेबोरेटरी के जरिए एक बड़ा अहम काम करना है। और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसने टेलीफोन उठाकर दिल्ली के वास्ते सीट की रिजर्वेशन के लिए स्टेशन मास्टर से गुफ्तगू की और सहपहर तक 10,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाकर उसको दिया। फिर शाम के वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर की कोठी पर सानियाल वांचू के साथ बंद कमरे के अंदर देर तक राजदाराना बातें करता रहा और प्रोग्राम के मुताबिक शब की ट्रेन से दिल्ली रवाना हो गया। 5वें दिन फैक्ट्री में सानियाल का बंबई से टेलीग्राम आया। लिखा था, हार्डवेयर का बाजार बहुत खराब है, कर्शिंग सिलेंडर अभी तक नहीं मिला। वांचू ने तार को कई बार पढ़ा और अपने दफ्तर में खामोश बैठा हुआ इस कोड न्यूज पर गौर करता रहा। फिर कई रोज और गुजर गए लेकिन कोई इत्तला न मिली। वांचू की बेचैनी बढ़ने लगी। इस परेशानी में उसके रुखसारों की उभरी हुई हड्डियां और बदनुमा मालूम होने लगी। फिर एक रोज फैक्ट्री का केमिस्ट सरासीमगी के आलम में उसके दफ्तर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे के नुकूश घबराहट से धुंधले मालूम हो रहे थे। वांचू कुर्सी पर बैठा हुआ उसको गौर से देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या खबर लाए हो? काम तो बन गया। वांचू मुस्कुराने लगा। तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? सानियाल दरवाजे की तरफ मुड़कर देखने लगा। फिर उसके करीब झुककर कहने लगा, मुझे एक शख्स पर शुबा हुआ है कि वो बंबई से मेरा पीछा कर रहा है। वांचू लहजा भर के लिए गहरी खामोशी में डूब गया। फिर उसने बड़े एतमाद के साथ कहा, अच्छा, आप जाकर जरा नहा धोकर आराम कीजिए। इस कदर घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सानियाल जरा देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर दफ्तर से बाहर चला गया और वांचू आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ। भद्दे चेहरे वाला केमिस्ट फैक्ट्री के फाटक से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था। वांचू चुपचाप खड़ा हुआ उसको देखता रहा और जब एक मोड़ पर वो नजरों से ओझल हो गया तो वो फिर अपनी मेज पर आया और टेलीफोन उठाकर मैनेजिंग डायरेक्टर को रिंग किया। वो कोठी पर मौजूद था। वांचू ने बंगाली केमिस्ट के आने की इसको इत्तला दी और खुद भी दफ्तर से निकलकर कंवर साहब की कोठी की तरफ चल दिया। जब रात जरा ढल गई तो वांचू ने फैक्ट्री की जीप स्टार्ट की, जिसकी पिछली सीट पर आबनूसी जिस्म वाला नीलकंठ खामोश बैठा हुआ था। फैक्ट्री के अहाते से निकलकर जीप रोशन नगर रोड की तरफ मुड़ गई। 13 मील तक पुख्ता सड़क है, इसलिए जीप सनसनाती हुई तेजी के साथ गुजरती रही। मगर जब नाहमवार पथरीली सड़क आ गई तो जीप को झटके लगने लगे और वो खड़खड़ाने लगी। लेकिन वांचू खामोशी से बैठा हुआ उसको ड्राइव करता रहा। उसके चेहरे पर बड़ा पुरस्कार सुकूत छाया हुआ था और नीलकंठ पिछली सीट पर बैठा हुआ सोचता रहा कि झटकों से इसका सर बोझल होता जा रहा है। बाहर फागन की हवाएं चल रही थीं। फागन की हवाएं जो होली का संदेशा लाती हैं और होली जो अब खत्म हो चुकी है। अब तो गेहूं की फसलें कट रही हैं और हंसिया की तेज बाढ़ से लहलहाती हुई गेहूं की बालियां खेतों में ढेर हो जाती हैं। जाने शेरगढ़ के खूबसूरत गांव में अब नीलकंठ महाराज को कोई याद करता है, जिसकी कटाई का चौपाल पर बड़ा चर्चा रहा करता था और एकाएकी बाम्बी की लय पर झूमने वाले नाग की तरह वो बेहोशी के आलम में बुड़बुड़ाने लगा, मैं एक किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। फिर किसी ने फौरन ही उसका गला दबोच लिया, नहीं, तू मुजरिम है, तू मुजरिम है। पुलिस तेरा वारंट लिए अभी तक तुझे तलाश कर रही है।
नील कंठ ने चौंक कर देखा। सामने वाचू इत्मीनान से स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था और पथरीली सड़क पर जीप हिचकोले खा रही थी। सितारों की मध्यम रोशनी में कोहिस्तानी चट्टानें सायों की तरह कोसों तक फैली हुई थी। फिर एक बारगी वाचू ने जीप को नीचे ढलबान पर घुमा दिया। नीलकंठ घबरा कर अपनी सीट से चिमट गया, लेकिन जीप डगमगाती हुई आहिस्ता आहिस्ता गुंजान दरख्तों के नीचे कुछ दूर तक चलती रही और फिर गहरे अंधेरे में जाकर ठहर गई और दोनों उतरकर नीचे आ गए। वाचू ने आगे वाली सीट के नीचे से डायनामाइट के बाहरी केस को बाहर निकाला। ये डायनामाइट जिसको फैक्ट्री का केमिस्ट बंबई से अपने हमराह लाया था, जिसको गवर्नमेंट लेबोरेटरी से स्मगल किया गया था और जिस पर कंपनी का 9,000 से ज्यादा रुपया खर्च हुआ था। फिर नीलकंठ ने इसको अपने मजबूत हाथों में संभाल लिया और दोनों अंधेरे में चलने लगे। उनके कदमों के नीचे खुश्क पत्ते खड़खड़ा रहे थे और दरख्तों से उलझती हुई कोहिस्तानी हवाएं हाँफती हुई मालूम हो रही थीं। अंधेरा बहुत गहरा था और पथरीली चट्टानों में बहने वाली कोकिला नदी का शोर सुनाई देने लगा था। दोनों इसी तरह कई फरलांग तक चलते रहे। फिर एक झुके हुए टीले पर से गुजरकर जब वो नशेब में पहुंचे तो पत्थरों से टकराता हुआ दरिया का शोर बड़ा हैबतनाक मालूम होने लगा। इस वादी में कोकिला नदी का बहाव बहुत तेज है। दोनों तरफ सर बुलंद कोहसार हैं और जहां पर दरिया का धारा बहुत तेज हो गया है, इस मकाम पर सरकारी डैम बना हुआ है। गवर्नमेंट ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इसको तामीर करवाया है। इस बंद के पास पानी गरजता हुआ ऊंचाई पर से गिरता है और करीब ही पत्थरों की बनी हुई छोटी सी इमारत है, जिसके सामने 2 पहरेदार संगीनों को संभाले हुए मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। वाचू की हिदायत के मुताबिक नीलकंठ डायनामाइट को संभाले हुए आहिस्ता आहिस्ता बिखरे हुए पत्थरों पर चलने लगा और फिर वाचू इसके वायर को मजबूती से पकड़े हुए पथरीली चट्टानों के अंधेरे में बैठा रहा। इसकी तीखी नजरें सामने पत्थरों पर जाते हुए नीलकंठ का पीछा करती रहीं। डैम के पास पहुंचकर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गया और दरियाए कोकिला का तेज धारा डैम के नीचे गरजता रहा। इस मुहीब शोर में फागन की हवाएं जैसे सो गई थीं और सरबुलंद कोहसार ख्वाबों में डूबे हुए मालूम हो रहे थे। फिर एकाएक ही डैम के ऊपर धुंधली रोशनी में एक इंसानी साया लहराया और इसी वक्त पथरीली इमारत के नजदीक खड़े हुए पहरेदार ने चीख कर कहा, हॉल्ट! कौन है? रुक जाओ, ठहर जाओ। और इसके साथ ही बंदूक की तेज आवाज वादी के अंदर धड़कने लगी। लेकिन नीलकंठ आहनी गार्ड से चिमटा हुआ डायनामाइट को फिट करता रहा। गोली उसकी कनपट्टी के पास से एक बार जन से गुजर गई। वांचू अंधेरे में बैठा हुआ सहमी नजरों से डैम की तरफ देखता रहा। एक दफा फिर बंदूक की आवाज कोहिस्तानी चट्टानों में चीखने लगी और उसकी धड़कन कोहसारों की गहराई में देर तक हाँफती रही। वाचू का जिस्म थरथरा कर रह गया। फिर एकदम से डायनामाइट का वायर जोर जोर से हिलने लगा, गोया अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मगर नीलकंठ अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। कोई 1 मिनट इसके इंतजार में गुजर गया, फिर कई मिनट बड़ी बेचैनी के आलम में गुजर गए। वांचू ने यकबारगी झंझलाकर सोचा कि वो डैम को उड़ा दे, इसलिए कि अब ज्यादा ताखीर करना बहुत खतरनाक था। लेकिन खतरे के शदीद एहसास के बावजूद भी वो कुछ तय न कर सका, इसलिए कि अगर नीलकंठ डैम की तबाही के साथ वहीं मर गया और बाद में उसकी लाश शनाख्त कर ली गई, तब तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। और यही सोचकर वो बड़े अजियतनाक लम्हों में से गुजरता रहा और सामने डैम की तरफ देखता रहा। आखिर रात की मध्यम रोशनी में नीलकंठ का कुबड़ा जिस्म नजर आया। वो पत्थरों पर झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जब वो बिल्कुल करीब आ गया तो वाचू ने आहिस्ता से सिर्फ इस कदर पूछा, सब ठीक है? और नीलकंठ ने असबात में अपनी गर्दन हिला दी। वाचू ने मजीद ताखीर किए बगैर डायनामाइट को ऑन कर दिया और फिर कोहिस्तानी वादी में बड़ी हैबतनाक घड़घड़ाहट पैदा हुई और ख्वाबों में ढकी हुई सरबुलंद पहाड़ियां लरजने लगीं। सरकारी डैम कीचड़ों की तरह बिखर कर रह गया और दरियाए कोकिला का धारा बड़ी तेजी से नशेब में बहने लगा। नीली आंखों वाला वाचू नीलकंठ को अपने हमराह लेकर दरख्तों के गहरे अंधेरे में तेज तेज कदमों से चलने लगा, मगर नीलकंठ हर कदम पर लड़खड़ा जाता। उसके कंधे पर से बराबर खून बह रहा था, जो गोली से बुरी तरह जख्मी हो गया था। और जब वो जीप के पास पहुंचा तो उसके पैर बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। वो डगमगाता हुआ बेजान होकर पिछली सीट पर गिर पड़ा। जीप स्टार्ट हो गई। रास्ता भर वो कराहता रहा और उसके जख्म से खून बहता रहा।
जीप हिचकोले खाती तेजी से गुजरती रही और जब वो फैक्ट्री के अंदर पहुंचे तो नीलकंठ पर बेहोशी की सी कैफियत तारी थी। उसका आबनूसी जिस्म छिपकली की तरह जर्दी माइल हो गया था और इसीलिए क्वार्टर में भेजने के बजाय इसको मैनेजिंग डायरेक्टर की कोठी पर ठहरा दिया गया। दरियाए कोकीला पर बने हुए डैम के इस तरह तबाह हो जाने पर तेराई के इलाके में बड़ी सनसनी फैल गई है और सरकारी हलकों में बड़ा तहलका मच गया है, इसलिए कि इस बंद की तामीर पर गवर्नमेंट का करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तहकीकात करने के लिए तमाम सरकारी अफसरों ने बड़ी दौड़ धूप शुरू कर दी है। डाक बंगले की मरम्मत हो रही है, इसलिए फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सब लोग ठहरे हुए हैं और बड़ी सरगर्मी के साथ तफ्तीश हो रही है। हर मुश्तबह आदमी को हिरासत में लेकर पुलिस बुरी तरह टॉर्चर कर रही है और इन्हीं दिनों अचानक रेवेन्यू मिनिस्टर का दामाद नारायण वल्लभ फैक्ट्री में आ गया। वो कंपनी का सबसे अहम डायरेक्टर है। रात को मैनेजिंग डायरेक्टर के प्राइवेट कमरे में जब वो उसके पास पहुंचा तो एकदम से इस पर बरस पड़ा। कंवर साहब, ये आपने सब क्या करके रख दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये फैक्ट्री अब बर्बाद होने वाली है। मैनेजिंग डायरेक्टर पहले ही सरकारी अफसरों की आमद से बौखलाया हुआ था। नारायण वल्लभ की बातों पर वो और भी बदहवास हो गया। आहिस्ता से बोला, भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं तो यहाँ से बड़ा आजिज हो गया हूँ। मगर वो कहता ही रहा, आप ऐसा कहेंगे ही, मगर आपको कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतना अहमक तो नहीं है कि इतनी बड़ी बात को भी ना समझ सकता। होम सेक्रेटरी के पास जो रिपोर्ट पहुंची है इसमें भी इस फैक्ट्री पर शुबा जाहिर किया गया है। दरअसल हुआ भी ऐसा ही है, इसलिए कि अब कंपनी को कुलियों की तलाश में अपने एजेंट गिरदोनवाह की गांव में नहीं भेजना पड़ते। कंपनी का लेबर अफसर हर रोज सवेरे सिर्फ 50 आदमियों को अंदर बुलाता है और वो उसके सामने कतार बनाकर खामोश खड़े हो जाते हैं। वो हर एक का जिस्म टटोल कर गोश्त के मजबूत पट्टों का अंदाजा लगाता है और जिस आदमी को वो फिट समझता है उसकी चौड़ी चकली छाती पर खरिया से सफेद निशान बना देता है। इसका मतलब ये है कि अब इसको फैक्ट्री में काम मिल गया है और 14 आने रोज की मजदूरी मिलेगी। इसका नाम और पता टाइम कीपर के रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है। फाटक के बाहर खड़े हुए लोग जानवरों की तरह गर्दन उठा उठा कर ये सब कुछ देखते हैं और सहमे हुए लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और भी घबरा गया। वो बड़े शिकस्त खोरदा लहजे में कहने लगा, मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ भी हो जाएगा। वांचू तो मुझसे बराबर यही कहता रहा कि कोई खतरे की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह वांचू पर सारा इल्जाम रखकर वो जैसे किसी कदर मुतमईन हो गया और इस बात का असर भी ठीक ही हुआ। यूं भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के अलावा वो रानी बाजार के इलाके का जागीरदार भी था, इसलिए नारायण वल्लभ एकदम से वांचू पर बिगड़ने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि वांचू मुझको बड़ा खतरनाक आदमी मालूम पड़ता है। आप इसकी साजिशों को नहीं समझ सकते। देखिए, अब यही सबसे बेहतर तरीका है कि वांचू को इसी इशू पर फैक्ट्री से फौरन अलहदा कर दिया जाए, वरना जब तक वो यहाँ मौजूद है हर वक्त खतरा सामने है। आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैनेजिंग डायरेक्टर गहरी खामोशी में खो गया, इसलिए कि वो किसी तरह ये नहीं चाहता था कि वांचू इसके खिलाफ हो जाए। वो उसके हर खतरनाक राज को जानता है। इस तरह नौकरी से बरतरफ हो जाने पर इसका बरगश्ता हो जाने का पूरा खौफ था। थोड़ी देर तक इसी तरह चुप रहने के बाद वो कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि इस बात पर अगर वो कंपनी का मुखालिफ हो गया तो सरकारी गवाह बनकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। मेरा ख्याल है किसी और तरीके से उसको यहाँ से अभी हटा दिया जाए, बाद में देखा जाएगा। और ये बात नारायण वल्लभ MLA की समझ में भी आ गई और फिर दोनों किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए देर तक कमरे के अंदर बैठे हुए बातें करते रहे। जब नारायण वल्लभ कमरे से बाहर चला गया तो कंवर साहब ने वांचू को बुलवा लिया और सारी बातें उसको बता दी। फिर ये तय हुआ कि वो नेपाल की राजधानी काठमांडू चला जाए। सरहद को पार करने में कोई मुश्किल न होगी, इसलिए कि राणा दिलेर जंग जो रियासत के एक अहम रुकन थे, वो कंवर साहब की शिकार गाहों में अक्सर शिकार खेल चुके थे और दोनों के आपस में बड़े अच्छे मरासिम थे। वांचू जब तक काठमांडू में रहेगा उसको बराबर 1000 रुपया महीना मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से मिलता रहेगा। फिर एक रोज फैक्ट्री की कार में बैठकर वो स्टेशन की तरफ चल दिया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। दफ्तर में काम करने वाले सिर्फ इसी कदर जानते थे कि वो कंपनी के किसी जरूरी काम के सिलसिले में कलकत्ता जा रहा है और वांचू कार में खामोश बैठा हुआ दूर होती हुई फैक्ट्री की इमारत को देखता रहा, जिसकी तामीर के लिए उसने खतरनाक साजिशें की थी
اور وہ فیکٹری اس کی آنکھوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں بڑی پراسرار معلوم ہوتی تھیں۔ سرکاری ڈیم تباہ ہو جانے کی وجہ سے کوکیلا ندی میں بڑا بھیانک سیلاب آ گیا ہے۔ بکھری ہوئی لہریں ترائی کے میدانی علاقوں میں شب خون مارنے والے غنیم کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں۔ گیہوں کی لہلہاتی فصلیں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئی ہیں۔ ساری بستیاں ویران ہوتی جا رہی ہیں اور تباہ حال کسان اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ راحیل روڈ پر مریل انسانوں کے قافلے گزرتے ہیں، اس لیے کہ سیلاب زدگان کے لیے امیر گڑھ میں سرکار نے ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کا جو پریس نوٹ شائع ہوا ہے، اس میں اعلان کیا گیا ہے کہ اس تباہی میں کمیونسٹوں کی دہشت پسندی کو دخل ہے، جو اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک میں بے اطمینانی اور ہیجان پیدا کرانا چاہتے ہیں، اور اس لیے پولیس نے کسان سبھا کے دفتر پر چھاپہ مار کر کتنے ہی کسان ورکروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ نیل کنٹھ کنور صاحب کی کوٹھی کے ایک مختصر سے کمرے میں لیٹا ہوا آہستہ آہستہ کرہ رہا ہے۔ اس کے کندھے پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور اس کا مضبوط پٹھوں والا آبنوسی جسم چھپکلی کی مانند زردی مائل ہو گیا ہے۔ خون کے زیادہ بہہ جانے سے اس پر بار بار غشی کے دورے پڑتے ہیں، اور کنور صاحب نے کمپنی کی طرف سے کمشنر کے اعزاز میں اپنی خوبصورت کوٹھی پر ایک شاندار ڈنر کا انتظام کیا ہے، جس کا ہنگامہ رات گئے تک فیکٹری کے اندر گونجتا رہا۔